लगातार शुरू करते हैं। आज क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का ट्यूट जीरो सोल्व करेंगे। ठीक है, ट्यूट में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स इसमें जाते हैं ट्यूट जीरो में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी के हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आइजिंग सॉलिड का है एंड क्वेश्चन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग टू नंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 3 नंबर्स 2, 4, 5 इफ द टू नंबर्स आर ड्रॉन एज फॉलोज। आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, तो आपके पास किसी भी सैंपल में से दो तरीके से आप उसमें से पेयर्स उठा सकते हो, एक ऑर्डर्ड पेयर, एक अनऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड में भी आपके पास विद रिप्लेसमेंट, मतलब जितने आपने उठाए वो वापस रख दिए, या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट। सिमिलरली अनऑर्डर्ड के साथ विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। सो फर्स्ट केस क्या कहता है, आपको 3 में से 2, 4, 5 आपको कोई भी 2 निकालने हैं। ऑर्डर्ड मैटर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर मींस इसको डिकोड कैसे करेंगे कि ऑर्डर मैटर करता है एंड रेपिटेशन इज अलाउड। यहाँ पे लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट मींस जितने भी आप निकालोगे उसको वापस अंदर डाल देना है, तो रेपिटेशन इज अलाउड। सो फर्स्ट पेयर क्या होगा, हो सकता है मैं 2, 2 उठा लूँ, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 4, 4, 5 एंड सिमिलरली मेरे पास टोटल 9 पॉसिबल वेज है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या कहता है, ऑर्डर्ड पेयर बट विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर एक बार मैंने 2 पिक कर लिया तो मैं दोबारा अपना 2 नहीं निकाल सकता, तो मेरे पास ये 2, 2 की जो पॉसिबिलिटी है ये कैंसिल हो जाती है। तो इसमें कितने केस कैंसिल हो जाएंगे, 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 5, 5 कैंसिल हो जाएगा। सो बचे मेरे पास 6, तो इसमें 6 आंसर आ गया। ठीक है, 6 पेयर्स, इसका इतने पेयर्स में निकाल सकता हूँ विद ऑर्डर्ड मैटर्स एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। थर्ड में क्या कहता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर बट रेपिटेशन इज अलाउड। देखो ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर 2, 4 एक पेयर है तो इसका मैं लिख सकता हूँ 4, 2, दे आर डिफरेंट। लेकिन अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो 2, 4 लिखूं या 4, 2 लिखूं, इन दोनों को मैं एक काउंट करूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 2, 2 आएगा, लेकिन जहां पे भी 2, 4 एंड 4, 2 आएगा उसको मैं सिंगल काउंट करूंगा, तो 2, 4 आ गया। ठीक है, सिमिलरली 2, 5, 4, 4, 4, 5 एंड 5, 5, तो मेरे पास टोटल 6 पेयर्स आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगेन इन दोनों को मैं एक काउंट करूंगा एंड रेपिटेशन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। सो इस केस में से मेरे पास 2, 2, 4, 4 एंड 5, 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे मेरे पास 3। ठीक है, तो ऐसे करना है ये। अब पार्ट बी में क्या कहता है, पार्ट 1 का ही क्या है, जनरलाइजेशन है। मतलब मेरे को टोटल n नंबर ऑफ वेज में से n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग k नंबर्स, टोटल मेरे पास कितने नंबर है, स्मॉल है, एंड उसमें से मेरे को कितने निकालने हैं, स्मॉल k। सो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, विद रिगार्ड टू ऑर्डर इन विच k ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। विद रिगार्ड टू ऑर्डर मीन्स ऑर्डर मैटर्स एंड रेपिटेशन इज अलाउड। विद रिप्लेसमेंट मीन्स रेपिटेशन इज अलाउड। ओके, इतना क्लियर है। सो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए मेरे पास कितने वेज है, n। अब रिप्लेसमेंट अलाउड है मीन्स मैंने ये जो n जो भी नंबर होगा मैं वापस अंदर अपने सैंपल में डाल दूंगा, तो सेकंड जो नंबर निकालूंगा उसके भी मेरे पास कितने वेज रहेंगे, n। सिमिलरली जो kth नंबर होगा उसमें को भी मैं कितने वेज में निकाल सकता हूँ, n नंबर ऑफ वेज में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, n मल्टीप्लाई बाय n, कितने टाइम्स, k टाइम्स, सो n पावर k। सेकंड क्या कहता है, ऑर्डर मैटर्स बट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। विद रिगार्ड टू ऑर्डर मतलब ऑर्डर मैटर करता है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट मींस अगर मैंने फर्स्ट नंबर मेरा n हुआ तो सेकंड नंबर मेरे कितने सैंपल में से निकलेगा, n-1 में से। ठीक है, मानिए जो मैंने निकाला है मैंने बाहर ही रख लिया, अंदर अपने सैंपल में नहीं डाला, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए मेरे पास कितने वेज है, n-1। सिमिलरली kth नंबर निकालने के लिए मेरे पास कितने वेज आएंगे, n-k+1। ठीक है, सो टोटल क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसका फॉर्मूला है, परमुटेशन का, npk। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि विदाउट रिगार्ड टू ऑर्डर मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड विद रिप्लेसमेंट मींस, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल ऐसे ही ड्राइव करेंगे, फर्स्ट नंबर को निकालने के लिए कितने वेज है, सेकंड नंबर को निकालने के लिए कितने वेज है, एंड उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कॉम्बिनेशन का, n+k-1। n इज द टोटल नंबर ऑफ जो मेरे पास सैंपल स्पेस है, टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स है उसके अंदर, k जितने मेरे को निकालने हैं -1 c k,
और इसी का एक दूसरा फॉर्म है n प्लस के माइनस वन सी एन माइनस वन, ठीक है। अब फोर्थ में क्या कहता है, order does not matter and repetition is also not allowed, so n c k इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले याद रखना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिपिंग 4 कॉइन्स अनबायस्ड simultaneously, make a list of all possible outcomes, let's each of the distinct outcome be a microstate। सो आप पूरा सैंपल स्पेस कैसे ड्रॉ कर दोगे, तो सिंपल है, क्लास 12th का क्वेश्चन है। क्या टोटल मेरे पास कितनी आउटकम होंगे, 2⁴ 16। अब वो एक रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन कर रहा है। पार्ट 2 में लेट अ मैक्रोस्टेट बी डिफाइंड एज अ रैंडम वेरिएबल x corresponding to the number of tails obtained on these 4 coins। So x is a random variable which denotes the number of tails, means तो हम x में हमारी कितनी वैल्यूज ले सकता है, 0 1 2 3 4। मीन्स एक केस हो सकता है मेरे पास 0 टेल हो सकता है 1 टेल हो, 2 टेल, एंड मैक्सिमम मेरे पास कितना हो सकता है, 4, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट कितनी होंगी कोरस्पॉन्डिंग टू x, तो 0 टेल कितनी बार, कितने केस में आता है मेरे पास, सिर्फ एक बार, तो 1। ऐसे 1 टेल कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। 2 टेल कितनी बार आता है, 6 टाइम्स। मैं ऐसे काउंट कर लूंगा, टोटल कितना देगा ये मेरे को, 16। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस माइक्रोस्टेट की, व्हेन x इज 0, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, व्हेन x इज 0। प्रोबेबिलिटी व्हेन टेल नंबर ऑफ टेल्स इज 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ टेल्स इज 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ टेल्स इज 3, प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ टेल्स आर 4। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। टोटल मेरे पास 16 माइक्रोस्टेट्स है। सो 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, सो ऑन। ये था पार्ट 2। फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज लिख दिया हमने, एंड विद देयर प्रोबेबिलिटीज। पार्ट 3 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द माइक्रोस्टेट HT इन एग्जैक्टली दैट ऑर्डर। तो अगर मैं अपने सैंपल स्पेस में देखूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट है HT, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/16। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैक्रोस्टेट व्हेन x इज 2, मींस नंबर ऑफ टेल्स 2 है। सो ये रही यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है 6/16, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी दे रखा था। अब हमने अपने नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कर दिए, 50 कर दिए। कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिपिंग 50 fair unbiased coins simultaneously. Let a macrostate be defined as the random variable x corresponding to number of heads। इस बार मेरा random variable क्या है, number of heads। What is the probability of getting a macrostate x is equals to 50, means मैंने अपने 50 coins को flip किया तो मेरे पास total number of cases कितने आएंगे, 2⁵50। टोटल आउटकम कितने आएंगे, 2⁵50। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैक्रोस्टेट व्हेन, कि सभी कॉइन्स के पास मेरे पास क्या आए, हेड आए। मैं 50 कॉइन्स को फ्लिप करूं एंड सभी कॉइन्स पर क्या आए, हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल x इज 50, तो एक ही केस होगा ना ऐसा कि जब सारे कॉइन्स पर हेड आए तो 1 टोटल जो आउटकम्स है 2⁵50। तो 1 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 50c50 डिवाइड बाय 2⁵50। अब पार्ट 2 में क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैक्रोस्टेट एट x इज टू 25। देखो 25 के लिए कैसे निकालेंगे, अगेन जैसे हमने पार्ट 1 में किया, 50c25 डिवाइड बाय 2⁵50, ठीक है। अब क्या कहता है पार्ट 3 में इसके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है पार्ट 2 में, टू द वन ऑब्टेन इन पार्ट बी, ठीक है। तो रेशियो निकालना है। सो इसका रेशियो, इसको मैंने न्यूमरेटर में रख दिया, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 25, इसका रेशियो लेना है व्हेन p वाज x इज इक्वल टू 50। सो न्यूमरेटर कैंसिल कर दिया एंड 50c25 अपॉन 50c50, यहाँ पे 50, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 3। अब इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सी भी दिया हुआ है, कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लिपिंग n फेयर कॉइन्स। मतलब अब 50 से कितने कर दिए, पहले कितने थे, पहले थे हमने 2 कॉइन्स के लिए, कितने 4 कॉइन्स के लिए किया था, देन 50 के लिए, एंड अब उसने जनरलाइज कर दिया इसको n नंबर ऑफ फेयर कॉइन्स के लिए। कंसिडर n बीइंग इवन नंबर, लेट अ मैक्रोस्टेट बी डिफाइंड एज द रैंडम वेरिएबल x
टू द नंबर ऑफ हेड्स। अब यहाँ पे x क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ हेड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैक्रो स्टेट व्हेन x इज n/2। तो सिमिलरली जैसे हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज इक्वल टू n/2 कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स c n/2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दिस इज टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो सिंपल है। देन कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मैक्रो स्टेट व्हेन x इज 0। ठीक है, x 0 पुट कर दो तो nc0 डिवाइड बाय 2n, nc0 इज 1। एंड अगेन इसका रेशियो निकालना है पार्ट सेकंड में जो आता है। सो रेशियो किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज n/2। सो दोनों को डिवाइड कर दिया 1/2n एंड दिस। अब इस फॉर्मूले में क्या रखना है, उसने स्पेसिफिकली बोला है कि फॉर n इज इक्वल्स टू 10⁻23। ये क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर का नंबर है ये, ठीक है, 10⁻23। सो इस अगर हमारा नंबर इस ऑर्डर का है तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, आपको कैलकुलेट सिंपली यहाँ पे 10⁻23 रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दो क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, इनको हमने जल्दी से कवर किया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। आइंस्टाइन सॉलिड का क्वेश्चन है। Einstein proposed to study specific heat of solids by considering it to the consisting of large number of identical, distinguishable, non-interacting harmonic oscillators, each having equally spaced energy levels starting from 0e, 1e, 2e, 3e, 4e. Let's say that a macro state n, e for this system is defined by having 3 oscillators having a total of 3e, with total energy being considered as the sum of individual oscillators energy. In how many ways the actual distribution of identical oscillators in energy levels one can obtain this macro state। तो बेसिकली क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम अपने ऑसिलेटर्स का एनर्जी लेवल्स के अंदर। एनर्जी लेवल्स कितने हैं मेरे पास, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एंड इन हाउ मेनी वेज मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे को वो कैलकुलेट करना है। देखते हैं, देखो तो मेरे को बेसिकली नंबर ऑफ वेज निकालना है। नंबर ऑफ वेज मीन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के कितने वेज में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो कि गिवन है, ठीक है। E क्या है, टोटल एनर्जी ऑसिलेटर की 3e, ये भी गिवन है। अब करते हैं, देखो हमारे पास कितने ऑसिलेटर हैं, 3 ऑसिलेटर्स हैं, ऑसिलेटर 1, 2, ऑसिलेटर 3। एंड टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी पॉसिबल है, 0e, 1e, 2e, 3e। तो 0e के लिए मेरे पास कितने पॉसिबल वेज हैं, एक ही तरीका है कि तीनों ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी हो, 0 0 0 हो। 1 के लिए कितना हो सकता है, ऑसिलेटर 1 0 हो, बाकी दोनों 0 हो। एंड इसके मेरे पास कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। ऐसे 2e के लिए कितने केस बनेंगे, मेरे पास 6 केस बनेंगे। ऑसिलेटर 1 के पास 2e एनर्जी हो सकती है, 0e दोनों के पास, एंड देन इसके कितने बने, 3। एंड सिमिलरली हो सकता है ऑसिलेटर 1 ऑसिलेटर 2 के पास 1 1 हो, तो दोनों कंबाइन करके कितने देंगे, 2e। एंड सिमिलरली 1 1 को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 3 वेज में। सो टोटल ऑफ 6 वेज। तो इसका मेरे पास एक वे है, 1e को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 वेज हैं, 2e को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 6 वेज हैं। एंड 3 के लिए कैसे होगा, हो सकता है ऑसिलेटर 1 के पास 3 ही एनर्जी हो, इन सबके पास, इन सबके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में e लिखा हुआ है, ठीक है। सो 3 ये हो गए इसके। एंड देन 1 2 के कॉम्बिनेशन में अगेन कितने बनेंगे, मेरे पास 6 बनेंगे। तो टोटल 6 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 3 ये कितना आएगा, 10 आएगा इसमें, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे फिर, 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10 एंड देन प्लस 20, ठीक है। तो पार्ट बी में कहता है, देखो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एंड नंबर ऑफ वेज निकाल दिए हर एक लेवल के लिए। सो कैलकुलेट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइंस्टाइन सॉलिड विद n ऑसिलेटर्स एंड m यूनिट्स ऑफ टोटल एनर्जी। फाइंड द वैल्यू फॉर मल्टीप्लिसिटी। देखो क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ओमेगा। एंड किसके लिए निकालनी है, n इज टू 30 एंड m इज टू 30e। जब नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हो मेरे पास, 30 हो, एंड एनर्जी कितनी हो उनकी, 30e हो। तो देखो मल्टीप्लिसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, multiplicity of Einstein solid is given by the formula number of microstate which is n plus q minus 1 cq। यहाँ पे q क्या है, एनर्जी, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। सो देखो इस केस में कैसे निकालेंगे,
माइक्रोस्टेट फॉर n इज टू 30, 30 E। n की जगह आप 30 रखोगे, q की जगह आप 30 रखोगे, एनर्जी -1 C30, तो कितना है 59 C30। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगेन थर्मोडायनेमिक्स का, वैसे करना तो नहीं चाहिए, कवर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ डायटोमिक गैस एट 27 डिग्री C, देखो डायटोमिक गैस है तो इसका गामा कितना होता है 1.4, 27 डिग्री C है इनिशियली, इज कंप्रेस्ड, दो वेज से इसको कंप्रेस किया जा सकता है, आइसोथर्मली एंड एडियाबैटिकली, टू 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मीन्स इनिशियल वॉल्यूम लेट से V था, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया V/3। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, तो देखो फर्स्ट केस आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल क्या होता है, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर 0, तो यही निकालना है हमें। सो आइसोथर्मल की कंडीशन यही होती है, हमें निकालना भी यही है, तो चेंज इन टेम्परेचर इस केस में तो 0 होगा। एडियाबैटिक के केस में क्या होता है, PV पावर गामा कितना होता है कांस्टेंट। अब P आइडल गैस की इक्वेशन से अगर देखें तो P कितना आएगा nRT/V, यहाँ पे nRT/V रखोगे एंड V गामा इज कांस्टेंट। सो nR यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैंने इसको राइट हैंड साइड में कांस्टेंट इसको कैपिटल K लिख दिया। सो ये भी क्या है कांस्टेंट है। सो T V पार गामा -1 क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अब हमारी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन क्या होगी, देखो T इनिशियल V इनिशियल गामा -1, T F V F गामा -1। V इनिशियल हमें पता है कितना था V था, V फाइनल भी हमें पता है V/3 था। इनिशियल टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 27 डिग्री C। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया एंड T फाइनल मेरे को निकालना है। सो अगेन V पावर गामा -1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 पावर गामा -1, तो इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब गामा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 1.4, जैसे ही मैं गामा की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाता है। निकालना क्या था मुझे, चेंज इन टेम्परेचर। सो डेल्टा T आप इजिली निकाल लोगे कि T इनिशियल माइनस T फाइनल को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अब इसी में एक पार्ट B भी है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री C इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। सो ये फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है कि तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, चेंज इन एंट्रोपी इन प्रोसेस 1 प्लस चेंज इन एंट्रोपी इन प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 1 क्या है 20 ग्राम ऑफ वाटर को किस में कन्वर्ट किया वेपर में। सो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करोगे तो एक चेंज इन एंट्रोपी आएगी डेल्टा S1 लेट से। देन अगर आपका वाटर एट 100 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट 100 डिग्री C, तो उस केस में आपकी जो एंट्रोपी आएगी लेट से डेल्टा S2। तो जो भी आएगी दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।